नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज पुनः हम लोग जो है एक करंट अफेयर्स के नए वीडियो पर आ रहे हैं और आज है 10 दिसंबर। दिसंबर माह के 10 दिन अब आपके बीत चुके हैं और आप ये तय कर लीजिए कि आने वाली वैकेंसीज को आप जो है कितना सीरियसली उसको लेते हैं और कितना सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अगर वास्तव में 2026 में आप किसी भी एग्जाम पर फोकस्ड हैं, चाहे वो आपका पेट के रिजल्ट के थ्रू आपका लोअर पीसीस की वैकेंसी हो जो कि आने वाली है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आरओ की हो, आपके लेखपाल की वैकेंसी हो, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हो, ये सारी वैकेंसी जो आपके सामने आने वाली हैं, इस पर आप कितने ज्यादा जो है सजग हैं, ये आप तय कर लीजिएगा। 26 की वैकेंसी आरओ की, पीसीस की वैकेंसी अलग से जो आएगी, ये सब चीजें आपके सामने हैं। अब इसको आपको जो है ध्यानपूर्वक समझना है और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक एक चीजों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आज का पहला टॉपिक क्या है, लेकिन उसके पहले हमने कल प्रश्न पूछा था आप लोगों से, आपने सही उत्तर का दिया था। ठीक है, चलिए आज का पहला टॉपिक क्या है, यूनेस्को ICH समिट का 20वां सत्र 2025 यह भी हाल ही में संपन्न हो रहा है। न्यूज क्यों है चर्चाओं में? ये चर्चाओं में इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ भारत 8 से 13 दिसंबर 2025 तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसको ICH के फॉर्म में जानते हैं, अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करेगा। इसलिए क्या न्यूज है, न्यूज चर्चाओं में है और यह न्यूज दरअसल क्या है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने कई बार आपसे कहा, जब भी कोई आयोजन, बड़े आयोजन, वैश्विक स्तर का, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का अगर भारत की मेजबानी में होता है तो वह न्यूज आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। ध्यान दीजिएगा। ओके, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर वो आयोजन पहली बार हो रहा है तब तो वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चूंकि क्या है, यह पहली बार है जब भारत यह सत्र आयोजित कर रहा है, इसीलिए यह टॉपिक आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयोजन दरअसल कहां पर होगा, आपके न्यू दिल्ली में होगा, लाल किला जो परिसर आपका है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होगा। तो स्थान भी आपको क्या करना है, याद रखना। ठीक है, दरअसल यह आयोजन अगर आप देखेंगे तो 2003 कन्वेंशन के भारत के द्वारा अनुमोदन की 20वीं वर्षगांठ पर हो रहा है और बैठक की अध्यक्षता दरअसल भारत के यूनेस्को में अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा करेंगे। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं थोड़ा सा, जो कि जानना जरूरी है आपके लिए, तो 2003 में दरअसल पेरिस में यूनेस्को ने इंटेग्रेबल कल्चरल हेरिटेज कन्वेंशन अपनाया था और भारत ने इस कन्वेंशन को 2005 में अनुमोदित किया था अपने यहां पे। ठीक है ना, ICG जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी, इसी कन्वेंशन के कार्यान्वयन की निगरानी करती है और भारत IGC का 3 बार सदस्य भी पहले रह चुका है। अभी तक 15 भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक तत्व जो है इसमें यूनेस्को की इस जो है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो गए हैं। 15 लिस्टों को आप एक बार नेट से देख सकते हैं। ठीक है, आयोजन का महत्व क्या है, तो चूंकि लाल किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अपने आप में, इसलिए ये चीजें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यह आयोजन भारत की मूर्त और अमूर्त विरासत के साथ प्रदर्शन का प्रतीक है। भारत अपनी सांस्कृतिक क्षमता और विरासत प्रबंधन मॉडल को विश्व समुदाय के समक्ष क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा कि भाई देखो, हमारे पास हमारी अपनी सांस्कृतिक क्षमता और विरासत जो है कितनी महत्वपूर्ण है और कितना ज्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होते हैं, आप मोस्टली आप लोग जानते होंगे कि दरअसल यूनेस्को के अनुसार ICH में वे सांस्कृतिक तत्व शामिल होते हैं जो समुदाय की पहचान से जुड़े होते हैं, जैसे कि लोक परंपराएं, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, पारंपरिक ज्ञान, उत्सव, नीतियां, अनुष्ठान। ठीक है, ये सब क्या है, आपके अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में से एक आते हैं। ठीक है, बाकी पहली बार भारत दरअसल ICH का आयोजन करेगा। विश्व के 100+ देशों के आगमन का इसमें जो है व्यक्त किया गया है अनुमान। ठीक है, ICH के संरक्षण, नामांकन, नीतियों और फंडिंग आदि पर चर्चा की जाएगी इस पूरे आयोजन में। वैश्विक सांस्कृतिक सहयोग पर नए निर्णय लिए जाएंगे और भारत के नए सांस्कृतिक तत्वों के नामांकन पर भी चर्चा की जाएगी, जो अभी नए नामांकित होने वाले हैं। आयोजन का महत्व भारत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक मंच पर सांस्कृतिक नेतृत्व की पुष्टि करेगा कौन, भारत। क्योंकि पहली बार आयोजन भारत कर रहा है, भारत के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए भारत की जो अमूर्त और मूर्त जो विरासत है उसको वैश्विक पटल पर जो है प्रस्तुत करने का कार्य जो है अभी हाल ही में किया जाएगा। ये एक बड़ी बात है, अपने यानी कि सांस्कृतिक जो पहचान है वो अपने आप में भारत की बढ़ेगी। भारतीय परंपराओं, कलाओं और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा इसमें। ठीक है,
कि भारत कितना ज्यादा अमीर है इस मामले में। भारत के संरक्षण मॉडल को वैश्विक स्तर पर साझा करने का अवसर मिलेगा और भविष्य में भारत के आईसीसी तत्वों के नामांकन की संभावनाएं मजबूत होगी। ठीक है, यूनेस्को के लिए एशिया में सांस्कृतिक सहयोग बढ़ेगा और भारत की जीवंत विरासत और समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल से सीख भी मिलेगी जो है यूनेस्को की, भैया कितनी ज्यादा बड़ी उसकी विरासत है भारत की अपने आप में। ठीक है, निष्कर्षतः यूनेस्को आईसीसी के 20वें सत्र की मेजबानी भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक पहचान और नेतृत्व क्षमता तथा संरक्षण प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह आयोजन दरअसल भारत की जीवन परंपराओं को विश्व समुदाय तक पहुंचाने और इसके साथ साथ में भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षण ढांचे को सुदृढ़ यानी कि मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ओवरऑल यह दरअसल जो आयोजन अभी हो रहा है यह हर प्रकार से भारत को सांस्कृतिक और जो है इसके अलावा सांस्कृतिक के जो कारक होते हैं उनमें तो मजबूत करेगा, लेकिन बाकी जो भारत की जो विरासत है हमारी, ठीक है, सांस्कृतिक एकता की, विविधता की, परंपराओं की, लोक कलाओं की, ठीक है, इनकी विरासत को भी विश्व पटल पर जो है स्थापित करने का काम करेगी और इससे वैश्विक मंच पर जो है भारत का परचम जो है क्या होगा, लहराएगा। ठीक है ना। चलिए अब बताइए प्रश्न आप लोग इस पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि यूनेस्को, अरे माफ कीजिएगा ये कट गया भाई साहब, यूनेस्को होगा, नेस्को नहीं होता है, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति का 20वां सत्र भारत में कब से कब तक आयोजित होगा, अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, जल्दी से इसका मुझे आंसर दीजिए आप लोग फटाफट जल्दी से, क्या होगा इसका उत्तर। ये देखो देखो कहां पे लिखा है बॉस जी, कहां पे लिखा है, ये देखो, ये देखो 8 से 13। ठीक है, तो अब 8 से 13 कहां पे हो जाएगा, ये देखो बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलो बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक, पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया गया है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको एनजीटी के रूप में भी हम जानते हैं, आप सभी लोग इसको पढ़े भी होंगे, आपके एग्जाम में आता भी है। एनजीटी के दक्षिणी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों के सहयोग से आयोजित पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का दूसरा दिन 7 दिसंबर को कलायवनार आरंगम चेन्नई में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है और यह सम्मेलन दरअसल एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ध्यान दीजिएगा, एनजीटी के अध्यक्ष के बारे में प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, तो प्रीलिम्स का फैक्ट निकल के सामने आपके आ गया कि एनजीटी का अध्यक्ष कौन है, आप कहेंगे प्रकाश जो है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एनजीटी दक्षिणी क्षेत्रपीठ चेन्नई के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था अपने आप में। ये जो एक पर्यावरणीय क्षेत्रीय सम्मेलन था अपने आप पे, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 6 दिसंबर 2025 को पहले दिन के सफल समापन के बाद दूसरे दिन की शुरुआत तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा में चुनौतियों पर तीसरे सत्र के साथ हुई अपने आप पे। यानी जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं वो क्या हैं, अपने आप पे बड़े सेंसिटिव जोन में है। अभी मैंने एक आपको हाल ही में डेटा मैंने शायद एक मैं एससे या कुछ में पढ़ा रहा था, शायद आप लोगों को ध्यान मुझे नहीं आ रहा है, उसमें मैंने कहा था कि जो है अपने आप पे ये अंतरराष्ट्रीय डेटा अभी इंटरनेशनल रिपोर्टों के माध्यम से बात कही जा रही है कि जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं वो बहुत सेंसिटिव जोन में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक बड़ा खतरा है और इसीलिए एनजीटी का जो सम्मेलन जो पर्यावरण पर हुआ है उस पर इस बात पर डिस्कस किया गया है कि किस प्रकार से हम अपने कोस्टल एरियाज को बचा सकते हैं। आप जानते होंगे कि अभी जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है, उन जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से यानी क्लाइमेट चेंज के होने से क्या हो रहा है कि जो साइक्लोन जो होते हैं हमारे, जो चक्रवात होते हैं, जो उनकी इंटेंसिटी होती है, जो उनकी एक तरीके से जो उनकी चाल होती है, मतलब कि एक तरीके से जो उनकी तीव्रता होती है उनकी बहुत ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई है। इंटेंसिटी की बढ़ने की वजह से डेंजर जोन में हो गए हैं साइक्लोन और उससे निश्चित तौर पर जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं वो क्या हैं, अपने आप में जो है क्या हो गए हैं, जो है डेंजर जोन में आ गए हैं। ये अभी हालिया रिपोर्ट जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं उनमें इस बात को स्पष्टपूर्वक कहा गया है। तो इसीलिए इस सम्मेलन में कोस्टल एरिया की सुरक्षा पर बातचीत की गई है। ओके, ध्यान रखिएगा। अध्यक्षता किसने की है, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने की और उनके मार्गदर्शन में समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर
प्लास्टिक प्रदूषण और शहरी विकास जैसी मानवीय गतिविधियों के गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है कि भैया हम किस प्रकार से प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं। और गजब बात यह है कि जो कोस्टल एरियाज हमारे वहां पर जिस प्रकार से मानव गतिविधियां जो ह्यूमन इंटरफेरेंस जो बढ़ा है अपने आप पे पहाड़ों से लेकर के कोस्टल एरियाज में, वो अपने आप में बड़ा चिंताजनक बात है। समुद्री सुरक्षा और समुद्री संसाधन हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, वह निश्चित तौर पर हमारे भविष्य है उस पर एक खतरा है अपने आप पर। इसी के लिए चिंताएं व्यक्त की गई हैं अपने आप पे, ठीक है ना। बात अगर हम एनजीटी की कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एनजीटी पर प्रश्न आता है, तो सबसे पहली बात तो यही है जो भी हमने आपको बताई कि भाई जो एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो हैं आपके न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसको अलग से फैक्ट नोट कर लीजिए भाई साहब, कॉपी उठा लो, ऊंघियाओ नहीं ऐसे ऊंघ रहे हो जो, ठीक है। अच्छी सी चाय बनाइए, मैडम बगल में बैठी तो उनसे बोल दीजिए, साहब बैठे हो तो उनसे बोल दीजिए, है ना। दोनों पति पत्नी तैयारी कर रहे हो तो अलग बात है, ठीक है, तो दोनों मिलकर बना लीजिए चाय। और आपका कोई ना हो ऐसा तो कोई बात नहीं, अकेले बना लीजिए, लेकिन बना लीजिए चाय, अच्छी सी चाय या कॉफी जो भी पीते हैं। हालांकि टी इज वेरी हार्मफुल फॉर योर ह्यूमन बॉडी, बट फिर भी ठीक है, पी सकते हैं, है ना। ड्रिंक फ्रिंक करने से तो अच्छा नहीं कि चाय पीजिए, ठीक है। तो अच्छी सी चाय तुलसी वाली, तुलसी पत्ती डालिए, उसमें जरा कुछ डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, काली मिर्च डालिए, हल्की सी लौंग या इलायची डालिए, उसको मिक्स करिए और डालिए उसमें, और फिर बढ़िया से महकती हुई चाय बनाइए और फिर पीजिए, और फिर देखिए कितनी ताजगी आती है। मेरी बातों को अगर 15-20 दिन आप सुन लेंगे, काम कर लेंगे उस पर, तो देखिएगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है पढ़ाई की वो कितनी बढ़िया जाएगी। लेकिन दिक्कत है कि आप सुनते नहीं है, ठीक है, चैटिया लेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, ये समस्या आपकी सबसे बड़ी है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो एनजीटी की मैं बात कर रहा था आपसे, एनजीटी पर प्रश्न आता है, अध्यक्ष कौन है ये मैंने आपको बता दिया। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई एनजीटी जो है हमारा है, इस एनजीटी की स्थापना कब होती है, तो एनजीटी की स्थापना होती है 18 अक्टूबर शायद होता, एक बार कंफर्म कर लीजिए, वैसे 18 अक्टूबर ही है, 18 अक्टूबर 2010 में, है ना। 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 में दरअसल एनजीटी, जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण बोलते हैं इसको, है ना। यानी कि एक क्या है, ट्रिब्यूनल है, एक अधिकरण है, जिसको 2021 में जो है क्या हुआ कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने का जो है एक अधिकार दिया कि आप पर्यावरणीय मुद्दों पर अगर ऐसी कोई बात देखते हैं जिससे पर्यावरणीय क्षरण होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। एनजीटी क्या है, एनजीटी पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर क्या करता है, जो है केस लड़ता है अपने आप में, यानी कि इस पर सुनवाई होती है, एक ट्रिब्यूनल है अपने आप में, और जो भी मुद्दे होते हैं पर्यावरण से संबंधित उन पर सभी पर जो है क्या कहते हैं, अपीलीय अधिकार इसको दिया गया है, और इन सभी मुद्दों को निपटारा का काम कौन करता है, एनजीटी करता है। इसकी स्थापना इसीलिए की गई थी क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर बहुत सारा दबाव है, उस दबाव को कम करने के लिए सरकार ने एनजीटी की स्थापना की थी कि भैया अब जो भी पर्यावरणीय जो भी मुद्दे होंगे उसको देखने का काम एनजीटी करेगा, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, कार्यकाल संभवतः इनका जो है शायद 3 साल का होता है, 3 साल या शायद 65 वर्ष तक की आयु जो है पहले आए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और देश की सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर जो है सरकार इसको इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पॉलिटी वाले सेक्शन में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी आपकी होती हैं उनको आप लोग रेडी कर लीजिएगा कि उनका अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वेतन और भत्ते कहां से आते हैं उनकी अधिकारिता क्या होती है, मतलब उनके अधिकार क्या होते हैं, उनको हटाने जाने का प्रावधान क्या है, ये सारे बातें आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी आपकी बॉडीज होती हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये बड़ा महत्वपूर्ण है बॉस आपके लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, जैसे आपका सीएजी हो गया, आपका जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो गया, ठीक है, जैसे आपका जो है महाधिवक्ता आदि हो गए, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, सोलिसिटर जनरल हो गए आपके, ठीक है, आपका एनजीटी हो गया आपका, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है अलग तरीके से, सब प्रश्न यहां से बहुत बनते हैं, ठीक है। चलिए, भारत की ये देखो, अब एक बड़ी बात है, तट रेखा, लेटेस्ट रिपोर्ट है अपने आप में, जो भारत की तट रेखा इतनी है, ठीक है, 1198.81 किलोमीटर लंबी तट रेखा प्रदूषण के कारण क्या है, गंभीर खतरों का सामना कर रही है, जहां वार्षिक आधार पर 11 से 12 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जित होती है। अब आप कल्पना कर लीजिए कि ह्यूमन बीइंग जो है अपने आप, जो आदमी है, जो अपने आप को जो बड़ा सभ्य कहता है, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, जो अपने आप को वेल एजुकेटेड, आई एम एजुकेटेड फ्रॉम फ्ला यूनिवर्सिटीज, आई एम हियर, यू नो, यस नो, है ना, जो अंग्रेजी में बक करता है, उसकी बुद्धि पर जरा तरस खाइए और देखिए कि किस प्रकार से काम करता है ना, जो अपने आप को वेल एजुकेटेड कहता है अपने आप, है ना। तो इसको हम पढ़े लिखे में डबल मूर्ख कहता हूं,
जो आजकल की जो यूथ है और जो अपने आप को टाइप कोट पहन के जो चलते हैं, उनको मैं पढ़ा लिखा डबल मूर्ख कहता हूं, जिनके अंदर सभ्यता नाम की 1% भी तमीज नहीं होती है ना। जहां खाएंगे पर फेंक देंगे, है ना। बच्चे को सिखाएंगे कि दुकान पर जाकर के जो है केला को केला नहीं कहना है ना, बनाना कहना है। तो एक कहानी आपने स्टोरी सुनी होगी अक्सर, है ना, कि एक बच्ची जो है किसी शॉप पे जाती है और बच्ची कहती है मम्मा मुझे केला खाना है ना। तो मम्मी कहती है नो 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 प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड। तो बच्ची कहती है क्यों मम्मा क्या हुआ? तो कहते नहीं नहीं प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड, और आप बेटा प्लीज जब आप इसको बनाना कहिएगा तो मैं आपको खिलाऊंगी। तो बच्चा जो कहती है मैं बनाना खाऊंगी, तब मम्मी उसको बनाना बोल करके तब उसको देती हैं। तो आप ये जो अंग्रेजियत सीख रहे हैं अपने आप में, इससे आपके सांस्कृतिक विविधताओं की पहचान आप नहीं कर पाएंगे, इससे भारत की नब्ज को आप नहीं पकड़ पाएंगे, इससे भारत की वास्तविक भारत की जो भारतीयता उसको नहीं समझ पाएंगे आप, है ना। ये बड़ा विडंबना है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप जो है नुकसान करते हैं अपने पर्यावरण का, एनवायरमेंट का, ठीक है। तो इतना टन जो है आप प्लास्टिक उत्सर्जित करते हैं और आवास क्षति के कारण 405 वैश्विक मृत क्षेत्र बन रहे हैं। उन्होंने आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डाला, जहां 3 अरब लोग महासागरों पर निर्भर हैं और वैश्विक प्रोटीन का 20% मछलियों से प्राप्त होता है। उन्होंने जैव विविधता और आजीविका के लिए प्रवाल भित्तियों यानी जो कोरल लीफ होती हैं और मैंग्रोव के महत्व पर प्रकाश दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोरल लीफ्स और मैंग्रोव दोनों पर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि कोरल लीफ क्या होती है, कैसे इस पर कोरल लीफ पर बड़ा खतरा है, मैंग्रोव फॉरेस्ट पर बड़ा खतरा है, और इस पर भी आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। इसलिए मैं आपको टास्क देता हूं कि आप लोग डिटेल्स में एनजीटी को पढ़ लीजिएगा, प्लास्टिक प्रदूषण को पढ़ लीजिएगा, समुद्री संसाधन को पढ़ लीजिएगा। नोट कर लो जरा फटाफट क्या क्या पढ़ना है आपको बॉस, नोट करो जल्दी से। नंबर 1 पॉइंट, ये सब क्या टास्क है आपका बॉस, होमवर्क है, HW है। आपको पहले तो कोई देता नहीं था, मैं देता हूं आपको, ठीक है। नंबर 1 क्या पढ़ना है आपको, एनजीटी के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है आपको, ठीक है। दूसरा, ठीक है, प्रवाल भित्ति, ठीक है, प्रवालों के बारे में पढ़ना है आपको, प्रवालों के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। तीसरा, समुद्री संसाधन, ठीक है, क्या होते हैं समुद्री संसाधन, क्या हमारी इस पर निर्भरता है हमारी, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा चौथा नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, प्लास्टिक प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या आपने यहाँ पे, प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, और जो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव वन, इनके बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है अपने आप पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको पढ़नी, ये आपका टास्क है। इसके बारे में प्रश्न आपके समुद्री संसाधन पर जो सी रिसोर्सेस है उस पर तो खूब प्रश्न बनता है, आपके जबरदस्त प्रश्न बनता है। ज्योग्राफी में आपको दिया गया सेक्शन, इसको रेडी करना है आपको, ठीक है। चलिए भाई साहब नोट कर लेना प्लीज, है ना, बैठे मत रहना प्लीज। जब क्लास वाइंड अप होगी तो उसके तुरंत बाद या फिर जब आप फ्री होएगा तब, मैं तो कहूंगा कि आप क्लास के जस्ट बाद ही रेडी कर लीजिएगा। अगर आप डायनेमिक पोर्शन के साथ साथ में स्टैटिक पोर्शन पर आप फोकस करेंगे तो मानिएगा कि आपको बड़े स्तर का फायदा मिलेगा देखने को, ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये सारी बातें हमने यहां पर आपको बताई हैं। अब इसी पर आ जाएगा प्रश्न आपके एग्जाम में, बताइए क्या बनेगा प्रश्न बनेगा कि बताओ भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो ये पॉइंट आपके सामने आ गया, अभी हमने आपको बताया है। जल्दी से मुझे इसका कमेंट में उत्तर बताइए क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। बहुत आसान है बॉस, ठीक है। ये 11,98.8 किलोमीटर है ना, 8/1 किलोमीटर, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अमेरिका के नए रक्षा प्राधिकरण विधेयक में भारत को इंडो प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन और परमाणु नीति में यानी कि जो आपका एटॉमिक पॉलिसी है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है बॉस, और इंटरनेशनल न्यूज है तो आपके एग्जाम के लिए जरूरी भी हो जाता है, राइट। चलिए अमेरिका के, और अच्छा इसमें 2008 में जो परमाणु समझौता जो हुआ था, ठीक है, उस पर भी विचार करने और उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से लागू करने का प्रयास किया गया। 2008 में अमेरिका भारत परमाणु समझौता जो हुआ था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी आगे आएगा पॉइंट कि अमेरिका के नए रक्षा प्राधिकरण विधेयक में भारत को इंडो पैसिफिक रीजन यानी कि इंडो प्रशांत क्षेत्र और परमाणु नीति में यानी कि जो आपकी एटॉमिक पॉलिसी है उस एटॉमिक पॉलिसी में इंपॉर्टेंट रोल जो है इनको किसको दिया गया है, किसको, इंडिया को बॉस, ठीक है ना। इस बिल में यानी कि इस विधेयक में कहा गया है कि अमेरिका भारत के साथ उसकी परमाणु दायित्व नीति पर निरंतर बातचीत करेगा और भारत के उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो चीन की चुनौती का सामना करने के लिए नई रक्षा व्यवस्था तैयार कर रहे हैं अपने आप में। आप जानते होंगे कि चीन का बढ़ता प्रभुत्व अपने आप में
न सिर्फ एशिया महाद्वीप में, न सिर्फ भारत के लिए, अपितु वैश्विक लेवल पर चीन के बढ़ता हुआ वर्चस्व कहीं ना कहीं अपने आप में चिंताजनक बात है। और उसी को काउंटर करने के लिए फिलहाल अमेरिका ने सपोर्ट जो है इंडिया को किया, थोड़ा सा पुश किया है। तो ये एक बड़ी बात है। क्वाड के तहत अमेरिका ऑलरेडी है अपने आप में। क्वाड जानते होंगे, क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? अमेरिका है, आपका जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और भारत है अपने आप में। तो ये जो 3-4 देश हैं वो चीन को काउंटर कर रहे हैं अपने आप में। इसीलिए कई बार क्वाड पर जो है चीन के प्रतिरोध में एक खड़ा हुआ एक कदम माना जाता है। इस पर भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। क्वाड बड़ा एक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं ने वित्त वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम का संयुक्त मसौदा जारी किया है और इस अधिनियम में अमेरिका की नई रणनीतियों जैसे कि नागरिक परमाणु सहयोग, रक्षा सह उत्पादन और समुद्री सुरक्षा में विशेष स्थान दिया गया है। यह बिल 6 दशकों से हर साल पारित होता आया है और इस सप्ताह के अंत में इसके हाउस से पास होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये एक पॉइंट दिया गया है। विधेयक में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अमेरिका और भारत, ठीक है, क्या प्रोविजन है कि अमेरिका और भारत मिलकर एक संयुक्त परामर्श तंत्र स्थापित करेंगे। बड़ी बात है। जो 2008 के नागरिक परमाणु समझौता, जो अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, ये 2008 में किया गया था, जिसके तहत जो है इस समझौते के तहत जो आप देख पा रहे होंगे 2008 का जो नागरिक परमाणु समझौता है, इसी 2008 के नागरिक परमाणु समझौते के तहत ही दरअसल भारत को विश्व से यूरेनियम खरीदने की अनुमति मिली थी और अपने हिसाब से नए नए जो रिएक्टर प्लांट आदि होते थे, जो न्यूक्लियर प्लांट होते थे, उन न्यूक्लियर प्लांट को लगाने की जो व्यवस्था की गई थी इस प्रावधान में, इस बिल के अंतर्गत, इस समझौते के अंतर्गत। तो इस पर जो है क्या कहा गया है कि इस समझौते के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करेगा। साथ ही भारत के घरेलू परमाणु दायित्व नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा इन मुद्दों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर एक रणनीतिक विकसित करने का कार्य भी इसी तंत्र को सौंपा गया है। अमेरिका को 5 वर्षों तक हर साल इस समीक्षा की रिपोर्ट कांग्रेस में पेश करनी होगी अपने आप पे। तो ये कई सारी बातें जो है इस बिल में कही गई हैं। विधेयक के अन्य हिस्सों की हम बात करते हैं तो इसमें भारत को वैश्विक नागरिक परमाणु सहयोग में सहयोगी देश के रूप में चिन्हित किया गया है। कानून प्रशासन को अमेरिकी परमाणु निर्यात का विस्तार करने के लिए 10 वर्षीय रणनीति बनाने और रूस तथा चीन से होने वाली प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करने का भी निर्देश देता है बॉस, ठीक है। जानते होंगे हालांकि रूस से इतना कोई नुकसान नहीं है अमेरिका, लेकिन फिर भी डरा सा रहता है। चीन खतरनाक देश है बॉस, है ना, वो खतरनाक है। इंडो प्रशांत क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में भारत को प्राथमिकता सहयोगियों की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और न्यूजीलैंड भी हैं। इन देशों के साथ मिलकर के रक्षा उद्योग, आपूर्ति श्रृंखला और नई तकनीकों पर संयुक्त कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा अपने आप। तो ये इस बिल में कई सारी बातें रखी गई हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री को इस दिशा में समझौते करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और उद्योग तथा शिक्षण संस्थानों को जोड़ने का अधिकार होगा ताकि संयुक्त उत्पादन और विकास को प्रोत्साहन मिल सके। तो ये आपके लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट हाई पॉइंट है और मुझे लगता है कि इसको आपको पढ़ना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब इस पर बन जाएगा प्रश्न आपके एग्जाम में। बताइए, अमेरिका के नए रक्षा प्राधिकरण अधिनियम यानी कि NDAA 2026 में भारत को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है? यूरोप सुरक्षा में या इंडो प्रशांत क्षेत्र और परमाणु नीति में, अफ्रीकी रक्षा तंत्र में या पश्चिम एशिया कूटनीति में? अब ध्यान रखना कि इसी से आपको बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न मुख्य परीक्षा का बन जाएगा कि हाल ही में अभी जो समझौता किया गया है उससे जो है भारत को इंडो प्रशांत क्षेत्र और परमाणु नीति में किस प्रकार का विस्तार देखने को मिलेगा। आप चर्चा कीजिए, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए आपको नोट करना है, इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तो ये इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ही इसका क्या है, सही उत्तर है। चलिए, डोपिंग को रोकने के लिए एंटी डोपिंग प्रयास अभी हाल ही में किया गया है। डोपिंग भाई साहब बड़ी समस्या भारत में है अपने आप में और इस पर लगातार प्रयास कर रही सरकार, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो कांड इसमें होता रहता है और सरकार इस पर प्रयास करती रहती है, ठीक है। डोपिंग क्या होता है डेफिनेटली आप जानते होंगे। भारत सरकार खेलों में, आप कहेंगे सर आई डोंट नो डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग? तो मैं कहूंगा हाथ को ऐसे कीजिए ओम, फिर उसमें से थोड़ा सा क्या कीजिए, हाथ को ऐसे कीजिए, पहले कीजिए। हाँ सुनो पर ध्यान से, बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। अगर आप कहेंगे सर आई डोंट नो सर व्हाट इज डोपिंग, ओके, मैं कहूंगा हाथ को ऐसे कीजिए, ऐसे ग्लास में पानी लीजिए और ऐसे करके ऐसे इसमें डाल दीजिए, ऐसे करके डाल दिया। अब डालने के बाद क्या करना है, डालने के बाद समझिए क्या करना है, डूब जाना है इसी में डूब जाना है ना। ध्यान रखिएगा। अगर कहेंगे सर डोपिंग हमको नहीं पता है, वो बात अलग है कि आप हाई स्कूल में हैं,
9th क्लास में फिर कहते हैं सर डोपिंग नहीं पता, तो मैं मानता हूं ठीक है, लेकिन आप ग्रेजुएट हैं और आप कहेंगे सर आई डोंट नो सर व्हाट इज डोपिंग। दुनियादारी तो आप जानते हैं जो नहीं जाननी चाहिए आपको, फला ढिमका अगड़म बगड़म टिगड़म, है ना, उल्टा फुल्टा .com टाइप के जो आप वीडियोस देखते होंगे इंटरनेट पे, उल्टा फुल्टा .com के जो आप इमेजेस देखते होंगे, फालतूगिरी करते हैं ना, सब जानते हैं हम, तो इससे वो सब आप जानते हैं, लेकिन अच्छी बात अगर आपको कही जाए कि जानने के सीख लिए तो आप नहीं जानते हैं। ये संकटग्रस्त स्थिति है आपकी, ध्यान रखिएगा, ये इंडेंजर्ड स्थिति है अपने आप पे, इस पर प्रयास कीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा अपने चरित्र का निर्माण बेहतर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। डूब मत जाइएगा सही में डूब जाइएगा, डूबिएगा नहीं बॉस, आपको बचना है नहीं। देश के कहते ना कि आपके कंधे पर देश है, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, पर डूबने का प्रयास करने लग जाओ, नहीं डूबना है और डूब नहीं पाइएगा अभी फिलहाल, ठीक है। चलिए सुधार लीजिए अपने आप को तो बेहतर होगा, है नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में। अगर आपको बेहतर कार्य करना है, आगे बढ़ना है, तो चीजों को सुधारना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए आइए, एक हमारे मित्र हैं, तो कई बार उनको ऐसे मैंने एक बात ऐसे बोल दी ऐसे व्हाट्सएप पे, तो गुस्सा आ गया हमसे, बोले नहीं सर आपसे सर ऐसे उम्मीद नहीं थी सर। अब क्या कहा जाए कि मेरे कहने का मतलब क्या था, उन्हें क्या समझ लिया, गुस्सा आ बैठेगा ना सर, अरे सर ऐसे कैसे सर आपने बोल दिया, सर ऐसा कैसे बोल दिया सर आपने। स्टूडेंट है हमारे, बहुत खास स्टूडेंट है। मैंने कहा अरे महाराज क्या कीजिएगा, चलिए तो नाराज मत होइएगा, मैंने डूबने वाली बात कही है, ठीक है। चलिए, भारत सरकार खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए एंटी डोपिंग प्रयासों को मजबूत कर रही है अपने आप पे, कि भाई डोपिंग पर हम कंट्रोल कर सकें, राइट। नेशनल डोपिंग एजेंसी, जिसको नाडा भी बोलते हैं, ने इस वर्ष जो है अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी में बड़ा विस्तार किया कि भैया ज्यादा से ज्यादा हम जो है ये जो नाडा है वो अपने आप में टेस्ट करें अपने आप में। और 2025 में 7,751 डोप कंट्रोल टेस्ट किए जाने की योजना है, जबकि 2024 में यह संख्या मात्र 7,774 थी और 2023 में कितनी थी, मात्र 5,794 थी। तो अब देखिए कितना बड़ा डेटा हमने यहां पे हम ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, सरकार ने हाल ही में नाडा इंडिया डेटा एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यह बड़ी बात है। इसका उद्देश्य क्या है, खिलाड़ियों की टेस्टिंग प्लानिंग को डिजिटल बनाना, मिशन ऑर्डर जारी करना, डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सैंपल कलेक्शन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाना है। यह प्रणाली वाडा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप काम करती है अपने आप पे, ताकि हम खेलों को क्या कर सकें, एक ईमानदारी पूर्वक हम इसको आगे ले जा सकें और जो प्रतिस्पर्धा हो वो कैसी हो, वो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो। क्योंकि अगर डोपिंग का खेल ऐसे होता रहेगा तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाएगी अपने आप पे, है ना। ये क्या है, चिंताजनक बात है अपने आप में। इसलिए स्वच्छ जो है और पारदर्शी रूप में अगर इसको करना है तो हमें इस पर बढ़िया तरीके से काम करने की आवश्यकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, ठीक है। और इसको आप लोग क्या करिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो हालांकि मुख्य परीक्षा में भी इस पर प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि भैया बताओ डोपिंग को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, स्वच्छ खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से सरकार काम कर रही है, डोपिंग को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, नाडा देश भर में डोपिंग रोकथाम के लिए कई कदम उठा रहा है, खासकर हाई परफॉर्मिंग ट्रेनिंग सेंटर्स में। इसके तहत नेशन वाइड एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनमें एथलीट कोच, ट्रेनर और मेडिकल स्टाफ को डोपिंग के खतरे, प्रोहिबिटेड सबस्टेट, ठीक है, और अन्य तरीकों के बारे में बताया जा रहा है और जानकारी दी जा रही है कि भैया देखो इससे बचना है आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। चलिए, बाकी जो है आप एक बार उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता इसमें नहीं है। यानी कि नाडा इन कंपटीशन और आउट ऑफ कंपटीशन दोनों तरीके की टेस्टिंग करता है। हाई परफॉर्मेंस खिलाड़ियों को रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल में रखा जाता है ताकि उनकी नियमित निगरानी हो सके, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बताइए अब आप लोग प्रश्न, इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए, अच्छा पीडीएफ नहीं मिल रही है ना, आप लोग डिमांड कर रहे थे, मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाए करे प्लीज, है ना। चलिए, ये जो पोर्टल है किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, खेल पुरस्कार देने के लिए, डोपिंग टेस्टिंग और मॉनिटरिंग को डिजिटल बनाने के लिए, खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया के लिए, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस उपलब्ध कराने के लिए, किसके लिए ये जो NIDAMS पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है। अब ऐसे पोर्टल चर्चाओं में रहते हैं और ऐसे पोर्टलों पर प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है बॉस। बताइए क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। इट्स वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ओके। बताइए क्या होगा, ये होगा इसका उत्तर, बी वाला, है ना। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति
चर्चाओं में अभी रहा है और आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो अभी भारत और मलेशिया के बीच देखो, मैंने कई बार आपसे कहा है कि जितने भी आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है, वो सब आपके एग्जाम के जरूरी होती हैं। खासकर भारत नेपाल, भारत मलेशिया, भारत मालदीव, भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत दक्षिण कोरिया, भारत उत्तर कोरिया, भारत नेपाल, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत अफगानिस्तान, भारत म्यांमार, ये सारे देश ऐसे हैं जिनके बारे में खूब प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। सुनाई दिया कि निकल गया दिमाग से? मैंने बहुत बार नोट कराया है आपको, है ना, इन अभ्यासों के बारे में। तो भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो गया अपने आप में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी आपके लिए, ठीक है। यह अभ्यास दरअसल 5 से लेकर के 18 दिसंबर 2025 तक चलेगा, ठीक है। तो ये डेट भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इस बार भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ियां कर रही हैं अपने आप पे, ध्यान दीजिएगा। कौन? डोगरा रेजिमेंट की कर रही हैं। इसके अलावा इस बार जो है क्या, इस बार भारतीय दल का नेतृत्व कौन कर रहा है? डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ियां कर रही हैं। और जबकि मलेशियाई पक्ष की हम बात करते हैं तो मलेशिया पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? रॉयल मलेशियाई सेना कर रही है, जो कि 50वीं बटालियन की क्या है, टुकड़ी है अपने आप पे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय, इसका नाम लिखा हुआ है, के अंतर्गत उप पारंपरिक अभियानों का संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास करना है अपने आप पे। तो ये बड़ी बात है और ये अभ्यास आप एग्जाम के लिए क्या है, आवश्यक भी है और इस पर प्रश्न आप एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें कई सारे चीजों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना है। दोनों पक्ष घेराबंदी, खोज और विध्वंस अभियानों, हेलीबॉर्न अभियानों आदि से सामरिक कार्रवाइयों का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। बस किस लिए यह अभ्यास हो रहा है, ये पॉइंट यहां पे लिखा गया है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा। इसका उद्देश्य सैनिकों के बीच बेहतर अंतर संचालन क्षमता प्राप्त करना और शांति वाहक प्रचारणों के दौरान संयुक्त राष्ट्र के हितों और कार्यसूची को सर्वोपरि रखते हुए जान माल के जोखिम को कम करना है। इसका उद्देश्य मुझे क्या है। अब आप बताइए कि इसका क्या हो जाएगा राइट क्वेश्चन का आंसर, कि अभ्यास हरिमुत्सक 2025 का 5वां संस्करण, ध्यान रखिएगा, किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? पोखरण फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, देवलाली कैंप या फिर वाराणसी कैंट, कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है बताओ। अभी हमने बताया है, अब फिर कहेंगे सर हमको नहीं पता है, तो मन तो यही करेगा कि डूब जाऊं मैं, या आपको जो मैंने कहा था वो करिए। क्या होगा इसका उत्तर, बताइए ना बॉस, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। बस हो गया उत्तर, सिंपल सा आंसर है, क्या है इसमें दिमाग लगाना फालतू का। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स जल्द ही भारत में अपना कैंपस शुरू करेगी और ये न्यूज चर्चाओं में रहा है, इसलिए आपका एग्जाम में आपके जरूरी हो जाएगा। क्योंकि ये टॉप 20 यूनिवर्सिटी में शुमार है और टॉप 20 यूनिवर्सिटी में शुमार अगर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है वो कैंपस अगर अपना इंडिया में ओपन करती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि होगी अपने आप में, है ना, ठीक है। तो विश्व की 20 टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, इसका नाम याद रखना है, जल्द ही भारत में अपना कैंपस शुरू करने जा रही है। और जानते होंगे आजकल एक बड़ी अच्छी बात हो रही है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप 10 टॉप 20 मतलब जो टॉप यूनिवर्सिटी जो अपने अपने यहां की हैं, वो अपना अपना कैंपस इंडिया में ओपन कर रही हैं। और आईआईटी जो हमारे हैं वो आईआईटी भी जो है बाहर खुल रहे हैं। तो जरा मुझे इस पर एक उत्तर बताओ कि अभी हाल ही में कौन सा ऐसा आईआईटी था जिसने अपना जो है क्या कहते हैं केंद्र, एक कैंपस किसी बाहर कंट्री में खोलने का प्रयास किया, मतलब कर रहा है, और वो देश कौन सा है, वो आईआईटी कौन सी है इंडिया की और वो देश कौन सा है। इसका मुझे उत्तर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक। शिक्षा मंत्रालय 8 और 9 दिसंबर को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल से मेजबानी कर रहा है अपने आप पे, ठीक है। उसी में बातें चर्चा की गई हैं। ये जो बैठक हो रही है इसमें शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान और जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा सहयोग की समीक्षा की जा रही है। शिक्षा मतलब कि एजुकेशन, नवाचार यानी कि इनोवेशन, और अनुसंधान यानी कि रिसर्च के फील्ड में काम किया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो इसके साथ ही प्री स्कूल से लेकर के पीएचडी तक शिक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में सहभागिता को और मजबूत करने पर गहन चर्चा हुई है इसमें, ठीक है ना। चलिए, और कई सारे पॉइंट पर और बात की गई है, इसलिए आप इस बैठक को पढ़ लीजिएगा। और अब आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। विश्व की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में शामिल यूएनएसडब्ल्यू किस देश का विश्वविद्यालय है? क्यों चर्चाओं में आ गया? क्योंकि ये अपना कैंपस जो क्या कर रहा है इंडिया में यानी कि भारत में ओपन कर रहा है, इसलिए प्रश्न बन गया।
तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है या ब्रिटेन की है, ऑस्ट्रेलिया की है, फिर कनाडा की है? कहां की यूनिवर्सिटी है बताइए, फटाफट बताइए बॉस, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ये कहां की यूनिवर्सिटी है? ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। दैट्स इट, बस। ज्यादा अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया चर्चाओं में है तो लगे हाथ क्या करिएगा आप लोग, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लीजिए, है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी अपने आप जानते होंगे आप लोग, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ लीजिए कि क्या क्या चीज यहां पर फेमस है, कौन कौन सी ज्वालामुखी है, कौन कौन सी नदियां हैं, क्या क्या यहां पर फेमस है। अब लगे हाथ ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लीजिए। जब भी कोई देश के बारे में पढ़ें तो हैंड टू हैंड क्या करें, उस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में जानकारी ले ली जाए आप लोग, ठीक है। चलिए, थाईलैंड सरकार ने हाल ही में देश में दशकों से लागू उस नियम को रद्द करने या ढील करने की घोषणा की है। किस नियम को? शराबबंदी को, है ना। थाईलैंड में सरकार ने हाल ही में देश में दशकों से लागू किए नियम को रद्द करने या ढील देने की घोषणा की है, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक लगाता था। ये पॉइंट इसके आगे ये नोट कर लीजिएगा, रह गया था मेरे से, ठीक है। क्या कि जो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक लगाता था, यह नियम इसलिए बनाया गया था ताकि जो वहां के अधिकारी जो हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं, वो ना ड्रिंक कर पाए, ताकि काम न प्रभावित हो। लेकिन अभी इस फैसले को पलटने की तैयारी हो रही है, ठीक है। यह नियम लंबे समय से पर्यटकों और स्थानीय व्यवसायों के लिए असुविधा का कारण बना हुआ था। अपने यहाँ पे लोग दिक्कतें होती थी, लोग अधिकारी लोग तो पीते थे, लेकिन साथ साथ में जो वहां के लोग आने थे वो भी पीते थे, तो ये दिक्कत था अपने यहाँ पे। यह निषेध 1972 में थाईलैंड की तत्कालीन क्रांतिकारी परिषद या सैन्य शासकों द्वारा लागू किया गया था। उस समय इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को दोपहर के समय शराब पीने से रोकना था। यह कानून 50 से अधिक वर्षों तक लागू रहा। थाईलैंड की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है। महामारी के बाद आर्थिक सुधार को गति देने के लिए अल्कोहलिक बेवरेज बिजनेस एसोसिएशन और पर्यटन निकायों ने इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी। सरकार का मानना है कि बिक्री के घंटे बढ़ाने से पर्यटकों का खर्च बढ़ेगा और रेस्टोरेंट होटल उद्योग को और लाभ होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, अब बताइए प्रश्न आप लोग इसी पर। अभी प्रश्न आप लोग पढ़िए, फिर इसका मुझे उत्तर दीजिए। आप लोग खुद ही उत्तर दीजिए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए कि इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या होगा। बताओ, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बॉस, फिर बताइएगा। बताओ क्या होगा इसका उत्तर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बॉस, ध्यान दीजिएगा इसका आप लोग, है ना। इसमें आप कोई गलती ना करिएगा। चलिए, खुद से बताइए, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या होगा भाई, क्या होगा? बताओ मुझे जरा जल्दी से आप लोग इसका उत्तर। इसका उत्तर संभवतः डी होना चाहिए। इसमें सभी चीजें क्या है, सही है, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही बता, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अनुमोदित चाय विकास और संवर्धन योजना, तो चाय उद्योग के सामने जो है आने वाली चुनौतियों जैसे कि उत्पादन लागत में वृद्धि और पुरानी झाड़ियां का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने चाय विकास और संवर्धन योजना को मंजूरी अभी हाल ही में दी है। तो ये न्यूज अभी चर्चाओं में रहा। यह वाणिज्य, ठीक है, और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारतीय चाय बोर्ड द्वारा क्रियान्वित या यानी कि कार्यान्वित जो है किया जा रहा है। तो ये न्यूज चर्चाओं में रही। आपके एग्जाम के क्या जरूरी है आपके लिए बॉस, ठीक है। चलिए, भारतीय चाय क्षेत्र की संरचना में पिछले कुछ दशकों में भारी बदलाव आया है और अब बड़े स्टेट्स के बजाय छोटे चाय उत्पादक उत्पादन का मुख्य स्रोत बन गए हैं। वे अब देश के कुल चाय उत्पादन में 52% से अधिक का योगदान देते हैं। यह योजना इन एसडीजीज को उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर क्या है, केंद्रित है अपने आप में, ठीक है। इस योजना के 7 प्रमुख घटक हैं, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण रोपण विकास है, प्लांटेशन डेवलपमेंट है। इसके तहत दरअसल 50 वर्ष से अधिक पुरानी चाय की झाड़ियों जिनकी उत्पादकता क्या हो गई, कम हो गई है, को उखाड़ने और उनकी जगह नई झाड़ियां लगाने यानी कि रिप्लेंटिंग एंड जो रिजर्वेशन के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि प्रोडक्टिविटी क्या हो, बढ़ सके इनकी। इसके अलावा इसमें बाजार संवर्धन और अनुसंधान एवं विकास भी क्या है इसमें शामिल है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी क्या है इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए। अब बताइए प्रश्न आप लोग, इसको भी आप लोग खुद से पढ़िए। नींद आ रहे होंगे ना, तो पढ़ेंगे तो याद, नींद गायब हो जाएगी आपकी। कथन कराने वाले प्रश्न थोड़ा सा हैक्टिक होते हैं, नहीं? बताओ, पढ़ो। हम तो चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं हमके लिए, भाई साहब पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना। लेकिन क्या कीजिएगा, जिसको पढ़ना है वो नहीं पढ़ता है। बताइए 2 दिन हम लोग प्रयागराज में थे और वहां पे बताइए हम लोगों ने कितनी मेहनत की वहां बच्चों के लिए। लेकिन आप लोग जो है आप पढ़ने वाले बच्चे थे। पीसी जो बॉयज हॉस्टल है दारागंज का, बहुत अच्छा हॉस्टल मुझे लगा वो। आप लोग भी अगर वहां रहते हैं तो उस हॉस्टल में आप एडमिशन आदि ले सकते हैं, बड़ा अच्छा मुझे लगा वो हॉस्टल, पीसी हॉस्टल है।
अच्छी लोकेशन पे है और लाइब्रेरी भी वहां पर है, बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत तो चंचल प्रवृत्ति होती है हॉस्टल में, पीजीज में, नो डाउट, लेकिन बच्चे मुझे वहां के नजर आए, वो पढ़ने वाले नजर आए। एक बच्चा बड़ा उत्सुक लगा, उसने कहा कि सर कई बार हम पर प्रश्न चिन्ह लोग लगाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा था आपके साथ, हम क्या करें सर, मन बड़ा भावुक होता है। मैंने समझाया, मैंने कहा नहीं, अभी आपको क्रांतिकारी नहीं बनना है, अभी जो है आपको पढ़ाई करनी है। नहीं, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर भी मुझे लगा डी ही होना चाहिए, है नहीं? क्या होगा इसका उत्तर? डी होगा शायद, देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर। अब बताइए, आज आपके लिए प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा कंफ्यूजन होता है। अच्छा, ओजोन दिवस की डेट इसमें से है कोई कि नहीं है? पहले तो मुझे यही बता दो आप लोग, और अगर आता है तो आप इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, भारत में अब एक प्रश्न आपके मेंस एग्जाम के लिए है कि भारत में आपातकालीन प्रावधान पर चर्चा कीजिए। आर्टिकल 352, 356, 360 है ना आपातकालीन प्रावधान, इस पर चर्चा करना आपको डिटेल्स में। इसको आप 200 वर्ड्स में लिखिएगा, 200 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, तो उसके लिए निसंकोच होकर के आप मुझे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा अपना नंबर है, आप इस पर आराम से मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, दिल खोल के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा, लेकिन पढ़ाई कीजिएगा बॉस, है ना? ऐसे नहीं कच काम चलेगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल हमने प्रश्न पूछा था आपसे, नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। बॉस, नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी, और ये आपके एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और इससे प्री में प्रश्न खूब पूछता है, और प्री के साथ साथ में मुख्य परीक्षा में ही प्रश्न खूब पूछता है। ठीक है, तो ये क्या था? नेहरू रिपोर्ट एक प्रमुख दस्तावेज था, डॉक्यूमेंट्स था अपने आप पे, जिसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी समिति ने तैयार किया था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा मांगे गए संविधान के प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया, और भारत के लिए स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेट्स का खाका पेश करता था। क्या इसके प्रमुख फीचर्स थे? आइए इसको देखते हैं। नंबर 1, डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी, यानी कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर डोमिनियन का दर्जा देने की मांग की गई, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा, मुझे बताओ, ये डोमिनियन स्टेट्स क्या होते हैं? जरा मुझे इसका स्पष्टीकरण आप लोग दीजिए प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के, कि व्हाट इज डोमिनियन स्टेट, है ना? द्विसदनीय विधानमंडल की बात कही गई थी। ठीक है, ऊपरी सदन और निचला सदन अपने आप में, और दोनों सदनों के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के पर करने की बात कही गई थी। मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी, इसमें सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई थी इसमें। ठीक है, जिसमें आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की बात कही गई थी इस रिपोर्ट में। प्रांतीय स्वतंत्रता की बात कही गई थी, प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव था, यानी प्रांतों को आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता मिले, इस बात पर भी चर्चा की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। और पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई थी, इसका विरोध किया गया था। पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया गया था, यानी कि मुस्लिम लीग की मांग के विपरीत रिपोर्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। सभी के लिए साझा निर्वाचन प्रणाली का समर्थन किया गया था, तो इसमें स्पेस कर लीजिएगा। ठीक है, अल्पसंख्यकों को सीमित व विशेष संरक्षण यद्यपि पृथक निर्वाचक नहीं दिए गए थे, लेकिन कुछ मामलों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी। संघीय ढांचे का प्रस्ताव किया गया था, फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही गई थी, यानी कि मुस्लिम लीग की मांग के विपरीत रिपोर्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, और ये हो गया पॉइंट। और इसके अलावा संघीय ढांचे की बात कर रहा था मैं। रिपोर्ट में एक संघीय व्यवस्था का सुझाव दिया गया था, जिसमें केंद्र और प्रांत दोनों के अधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित हो। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कही गई थी, और समान नागरिक संहिता का भी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई थी नेहरू रिपोर्ट में ही, जिस पर आज हो हल्ला हो रहा है नहीं? तो ये जो है नेहरू रिपोर्ट में यूसीसी की बात कही गई थी, लेकिन क्या कीजिएगा, पॉलिटिक्स ऐसी बेदर्द चीज है ना भाई साहब। आज जो हम खाते हैं, कल हम निगल लेते हैं, भाई निगलते हैं फिर खाते हैं, ये है पॉलिटिक्स आज की, है ना? आज हम जो कहते हैं हम कल पलट जाते हैं, जो हम कल पलट जाते हैं उसी को स्वीकार कर लेते हैं। ये बड़ी देश की विडंबना है कि पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है कि इस पर बड़ा कटाक्ष करने का मन करता है कई बार। ठीक है, एनीवेज, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, अब निष्कर्ष क्या कहा जाएगा कि निष्कर्ष नेहरू रिपोर्ट भारत का पहला ऐसा संविधान प्रस्ताव था जिसे भारतीयों ने स्वयं तैयार किया था, यद्यपि इसे सभी पक्षों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन यह भारत के संविधान निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था अपने। बस इतना लिख करके आप पॉइंट अप कर दीजिएगा, आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। बाकी पीसीएस का बैच हमारा चल रहा है, फाउंडेशन बैच, आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पीसीएस की तैयारी करने से आपकी आरओ की तैयारी और बीईओ की तैयारी आपकी हो जाएगी, और यूपीएससी के 4 पेपरों की तैयारी भी हो जाएगी बॉस, यह भी ध्यान दीजिएगा।
तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए, आप लोग इसको कर सकते हैं। इसमें आपको प्री प्लस मेंस के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, इंटरव्यू की गाइडेंस आपको मिलेगी, प्री का पीवाईक्यूज आपका, मेंस का पीवाईक्यूज, प्री की टेस्ट सीरीज आपकी, मेंस की टेस्ट सीरीज आपका, सीसेट आपका, हिंदी आपका, डेली क्विज आपका, मेंटरशिप, गाइडेंस, एवरीथिंग आपको मिलेगा। अगर इस कोर्स को लेते हैं, मेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, इंटरव्यू का परिणाम आपका कुछ भी होता है, तो ऐसी स्थिति में आपकी सारी फीस रिफंड कर दी जाएगी, जो फीस आपको दी गई होगी। और सबसे बड़ी बात है कि 8 दिसंबर तक इसमें ऑफर था, लेकिन वो ऑफर अभी आज चल रहा है। आप चाहे तो आप एडमिशन लेकर के अपना इसमें जो है ऑफर का फायदा उठा करके अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत अगर आपको होगी तो आप मुझसे कह सकते हैं, और इसकी क्वेरी आप जो है व्हाट्सएप या कॉल पर 8604409201 पर आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा तो डायरेक्टली आप मुझे इसी नंबर पे आप मुझसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और कल हमने एक एस्से का एक टॉपिक बनाया था, जिसमें मैंने एस्से से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं पर डिस्कस किया था, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA-RO परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA-RO परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA-RO परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। D-Code एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA-RO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।